नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल में। दोस्तों आज हम रीट एग्जाम 2025 के लिए मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 लेकर आ गए हैं, जिसके अंदर दोस्तों मैंने और बाल विकास एवं मनोविज्ञान, सामान्य हिंदी एवं राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है, जिनकी आपकी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो पूरा वीडियो बिना स्किप किए ध्यान से देखिए। दोस्तों इस वीडियो के अंदर जितने भी प्रश्न शामिल किए गए हैं वो रीट के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल होने वाला है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आज के हमारे पहले प्रश्न की बात करें तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है राजस्थान की किस उपशैली में और शिकार दृश्य चित्रण श्रेष्ठ समझे जाते हैं। अर्थात दोस्तों राजस्थान की ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसके अंदर हमें और शिकार के जो चित्र हैं वो देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, कोटा शैली। दोस्तों राजस्थान की चित्रकला की जो कोटा शैली है उसके अंदर हमें और जो शिकार है, राजाओं के द्वारा जो शिकार की जाती थी उसके दृश्य हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए इस शैली को शिकार शैली के नाम से भी जाना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की और जो चित्र शैलियाँ हैं उन्हें प्रमुख रूप से और मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ एवं हाड़ौती चित्र शैली के रूप में बांटा गया है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, 2 अक्टूबर 2013 को। दोस्तों राजस्थान के अंदर और खाद्य सुरक्षा अधिनियम और 2 अक्टूबर 2013 को और अशोक गहलोत सरकार द्वारा और शुरू किया गया था। अगर दोस्तों राजस्थान खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात करें तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो राजस्थान के नागौर जिले से और 2 अक्टूबर 2013 को की गई थी। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों इस अधिनियम के बारे में और जानकारी करें तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो दोस्तों राजस्थान के अंदर और जो खाद्य की है गरीब लोगों को और मुफ्त में खाद्य उपलब्ध करवाना इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से मरुधर के नाम से और राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, जोधपुर संभाग। दोस्तों राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है उसे मरुधर के नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों हम जोधपुर संभाग की बात करें तो इसके जो प्रमुख जिले हैं वो है जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही और जालौर इसके प्रमुख जिले हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान का जो जोधपुर संभाग है उसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक मरुस्थलीय और संभाग है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर आपको रीट एग्जाम 2025 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है एकलिंग के मंदिर के दक्षिण में द्वार पर प्रशस्ति किसके समय में उत्कीर्ण की गई थी। तो दोस्तों जो एकलिंगनाथ जी का मंदिर है उसके जो दक्षिणी द्वार है उस पर हमें एक प्रशस्ति उत्कीर्ण देखने को मिलती है। तो उसका जो उत्कीर्ण है वो किस और महाराजा के काल में की गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, महाराणा रलमल। दोस्तों विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में कन्या वध अवैध घोषित किया गया था। अर्थात दोस्तों राजस्थान के अंदर जो कन्या वध है उसे अवैध और कब घोषित किया गया था। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, यानी कि 1834 के अंदर राजस्थान में कन्या वध को और अवैध घोषित किया गया था। अगर दोस्तों हम इस कन्या वध की बात करें तो सर्वप्रथम राजस्थान की जो कोटा रियासत है उसमें और 1833 के अंदर और वही दोस्तों 1834 के अंदर बूंदी रियासत में और कन्या वध को अवैध घोषित सबसे पहले किया गया था। उस समय दोस्तों अगर हम संपूर्ण भारत की बात करें तो उस समय संपूर्ण भारत में और जो वायसराय थे वो थे विलियम बेंटिंग। दोस्तों इन्हीं के द्वारा और सती प्रथा पर रोक 1829 में लगाई गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ बढ़ता है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, चाकसू। दोस्तों जयपुर के और पास में जो चाकसू स्थान है उस पर और राजस्थान का एकमात्र शीतला माता का मेला भरता है। अगर दोस्तों हम इस मेले की बात करें तो इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष और चैत्र कृष्ण और अष्टमी को, यानी कि जो शीतला अष्टमी होती है उसके दिन और चाकसू के अंदर किया जाता है, जहाँ पर हमें और शीतला माता का एक विशाल मंदिर देखने को मिलता है जिसकी स्थापना और सवाई माधो सिंह द्वारा की गई थी। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर दोस्तों आपको इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मारवाड़ का अमृत सरोवर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, यानी कि जो जवाई बांध है दोस्तों उसे और मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे यह उपाधि इसलिए दी गई है क्योंकि दोस्तों राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उसमें जो पेयजल की व्यवस्था है वो इसी बांध के द्वारा की जाती है, जो कि राजस्थान के पाली जिले के अंदर और जवाई नदी पर बनाया गया है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है वेदों की ओर लौटो का नारा और किसने दिया था। तो दोस्तों इसका जो विकल्प है वो इस प्रकार है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी और दयानंद सरस्वती। दोस्तों दयानंद सरस्वती के द्वारा और वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया था। अगर दोस्तों हम दयानंद सरस्वती की बात करें तो दोस्तों इनके द्वारा और 1875 के अंदर आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वहीं दोस्तों इनका जो प्रमुख दोस्तों विद्वान थे यह वेदों के एक प्रमुख विद्वान माने जाते थे और इनके जो आंदोलन था उसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी कुरीतियां हैं उनको नष्ट करना था और जो भारत का प्राचीन साहित्य है, वेद है, उपनिषद है उनकी ओर और भारतीय लोगों का ध्यान केंद्रित करना था। इन्हीं के द्वारा 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी। वे इन्हीं के द्वारा और सत्यार्थ प्रकाश नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना भी की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख किस लिपि में है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी, नागरी। दोस्तों मध्ययुगीन जो राजस्थान के अधिकतम जो अभिलेख हैं वो हमें नागरी लिपि के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर दोस्तों हम मध्ययुगीन से पहले की बात करें तो यानी कि जो पूर्व मध्ययुगीन वो है राजस्थान के अभिलेख है वो दोस्तों हमें और हर्षवर्धन कालीन जो शैली थी महाजनी शैली उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो मध्यकालीन के जो अभिलेख है वो तो हमें नागरी शैली में देखने को मिलते हैं। तो ये दोस्तों जो नागरी शैली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो नागरी लिपि थी उसके अंदर ये अभिलेख लिखे गए हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है राजस्थान नहर का नाम इंदिरा गांधी नहर कब रखा गया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी और 2 नवंबर और 1984। दोस्तों 2 नवंबर 1984 को और इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद और जो राजस्थान नहर है उसका नाम और परिवर्तित कर और इंदिरा गांधी नहर कर दिया गया था। अगर दोस्तों हम इंदिरा गांधी नहर की बात करें तो दोस्तों इसमें इसके अंदर जो जल है दोस्तों वो 1961 के अंदर छोड़ा गया था, जो कि राजस्थान की जीवन रेखा से के नाम से भी जिसे जाना जाता है, जो कि राजस्थान के जो मरुस्थलीय जिले हैं उनमें प्रमुख रूप से सिंचाई और पेयजल के लिए जल उपलब्ध करवाती है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट के प्रश्नों की ओर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं जो मनोविज्ञान है, यानी बाल विकास एवं मनोविज्ञान यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी के जो क्वेश्चन है उनको अब हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को अभी सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों इस चैनल पर आपको रीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस चैनल द्वारा आपको कभी भी निराश नहीं किया जाएगा। दोस्तों मेरे द्वारा और प्रतिदिन और आपको लेटेस्ट मॉडर्न और जो पैटर्न है उस पर आधारित और मॉडल टेस्ट पेपर करवाए जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं साइकोलॉजी के प्रश्नों की। दोस्तों जो आज का हमारा साइकोलॉजी का पहला प्रश्न है वो है बच्चों के मानसिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण कौन सा है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प सी, शैशव अवस्था। दोस्तों बच्चों का जो मानसिक विकास है यानी कि जो मेंटल डेवलपमेंट है उसके लिए और सबसे उपयुक्त जो अवस्था मानी जाती है दोस्तों वो होती है शैशव अवस्था, यानी कि जो बच्चा जन्म लेता है और उससे और जो 2 वर्ष की आयु होती है दोस्तों उसके अंदर और बच्चे का सर्वाधिक मानसिक विकास होता है। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सीखने का अधिगम यानी कि लर्निंग कर्व्स किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, प्रकृति। दोस्तों जो सीखने का जो अधिगम वक्र होता है दोस्तों वो हमेशा और प्रकृति यानी कि जो प्रोग्रेस होती है सीखने की यानी कि लर्निंग कितनी तरीके मतलब कितनी गति से की जा रही है यानी कि उसकी वृद्धि को मापने के लिए हम इससे लर्निंग कर्व्स का यूज़ करते हैं। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सा कारक बच्चों के व्यवहार में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प हैं वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प डी, यानी कि विकल्प ए और विकल्प बी, यानी कि दोस्तों जो आपका वंशानुक्रम है और वातावरण है इन दोनों का ही और जो बच्चा होता है उसके व्यवहार में सबसे सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर दोस्तों जिस वातावरण के अंदर बच्चा रहता है उसी के अनुसार और बच्चा सीखता है, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो बच्चा जन्म से ही और सीख कर आता है, यानी कि दोस्तों वंशानुगत यानी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों का ही बच्चों पर और सर्वाधिक प्रभाव माना जाता है। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है कौन सी विधि बच्चों की सीखने में सबसे अधिक सहायक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प सी, खेल विधि। दोस्तों खेल विधि और बच्चों के सीखने में सर्वाधिक सहायक मानी जाती है, क्योंकि दोस्तों खेल विधि के अंदर बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट यानी कि उनके अंदर एक रुचि डेवलप्ड हो जाती है जिससे वो बच्चे और किसी भी चीज़ को और सर्वाधिक जल्दी सीख जाते हैं। तो विकल्प सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है बाल विकास के सिद्धांत का सबसे पहले और किसने प्रस्तुत किया था। दोस्तों जो बाल विकास के सिद्धांत है यानी कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो सबसे पहले और किसके द्वारा दिए गए थे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प पियाजे। दोस्तों जीन पियाजे के द्वारा और सबसे पहले और बाल विकास के सिद्धांत दिए गए थे। तो दोस्तों ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है पावलोव का शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसके जो हमारे विकल्प है वो इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प ए, यानी उद्दीपन और प्रक्रिया। दोस्तों पावलोव का जो शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत है दोस्तों वह उद्दीपन और प्रक्रिया पर आधारित है, यानी कि दोस्तों अगर उद्दीपन होगा तो अपने आप ही प्रक्रिया शुरू हो जाती है, यानी कि किसी भी और प्रक्रिया को घटित होने के यानी कि किसी भी घटना को घटित होने के लिए उद्दीपन की आवश्यकता होती है। तो जो पावलोव का जो सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत वो प्रमुख रूप से उद्दीपन और प्रतिक्रिया की और क्रिया पर आधारित है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी, बच्चों के मानसिक विकास की निगरानी करना। दोस्तों जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाता है दोस्तों इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो होता है बच्चों का जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यानी कि संपूर्ण जो विकास होता है उनका जो मानसिक और शारीरिक विकास है उसके की निगरानी करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है गेस्टाल्ट के सिद्धांत किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी, समग्र अनुभव पर। दोस्तों जो गेस्टाल्ट के सिद्धांत है वो समग्र अनुभव यानी कि जो टोटल एक्सपीरियंस होता है दोस्तों कलेक्टिव एक्सपीरियंस होता है उस पर और दोस्तों और हमें गेस्टाल्ट के जो सिद्धांत है वो देखने को मिलते हैं। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है प्रोत्साहन का उद्देश्य क्या है। दोस्तों जो प्रोत्साहन दिया जाता है बच्चों के अंदर यानी कि जो मोटिवेशन दिया जाता है उसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या है।
तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है और विकल्प बी सीखने में मदद करना। दोस्तों प्रोत्साहन, अगर बच्चों को हम प्रोत्साहन देंगे यानी कि किसी भी चीज़ के लिए उन्हें इनक्रेज करेंगे तो उनके अंदर और दोस्तों उनकी जो सीखने की प्रक्रिया है वो उनके लिए और आसान हो जाएगी उसके अंदर, और उनके एक रुचि डेवलप्ड हो जाएगी और उस चीज़ को वो अधिक मात्रा में सीखने की कोशिश करेंगे। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी उपयुक्त सभी। दोस्तों जितने भी ये कारक दे रखे हैं इसके अंदर जो कोई अभिप्रेरणा है यानी कि जो मोटिवेशन होता है, वातावरण है और बुद्धि है, ये तीनों ही चीज़ें, और दोस्तों अधिगम यानी कि जो सीखने की प्रक्रिया होती है यानी जो लर्निंग प्रोसेस होती है उसको तीनों ही ये कारक और सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है हिंदी भाषा से। दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर और राजस्थान जी के बाल विकास एवं मनोविज्ञान एवं हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। दोस्तों आज का जो हमारा हिंदी का पहला प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा का मूल नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी और खड़ी बोली। दोस्तों जो हिंदी होती है उसे खड़ी बोली के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी के किस काल को आदिकाल कहा जाता है? यानी कि दोस्तों जो हिंदी भाषा का आदिकाल है वो किस काल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प ए और 10वीं से और 13वीं सदी। दोस्तों जो 10वीं से और 13वीं सदी का जो काल है उसकी मध्यका उसे और हिंदी भाषा का आदिकाल कहा जाता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? दोस्तों जो रामचरितमानस है जो कि रामायण की और नकल मानी जाती है वो किस भाषा में लिखी गई है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी अवधि। दोस्तों रामचरितमानस की रचना और तुलसीदास जी के द्वारा और अवधि भाषा के अंदर की गई है। अगर दोस्तों हम और रामायण की बात करें तो दोस्तों रामायण की रचना और महर्षि वाल्मीकि के द्वारा की गई है। वहीं दोस्तों महाभारत ग्रंथ की रचना और वेद व्यास जी के द्वारा की गई है। तो विकल्प बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। यानी कि दोस्तों जो रामचरितमानस है उसे और अवधि भाषा में और तुलसीदास द्वारा लिखा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के अंदर। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी 14। दोस्तों हिंदी भाषा के अंदर हमें और 14 स्वर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार पर आधारित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प बी उपमा। दोस्तों जो उपमा होता है वो अलंकार पर आधारित होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, अनुच्छेद का अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो होने वाला है विकल्प बी पैराग्राफ। दोस्तों अनुच्छेद जिसे और पैराग्राफ के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, संस्कृत का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसके विकल्प हमारे इस प्रकार हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होने वाला है दोस्तों वो होने वाला है विकल्प डी सुधारित। दोस्तों संस्कृत को और जिसका जो शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों वो होता है सुधारित। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, रावण का तत्सम रूप क्या है? तो दोस्तों जो रावण है उसका तत्सम रूप भी और रावणी होता है। तो विकल्प ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है, राम शब्द का कौन सा कारक है? तो दोस्तों जो राम शब्द है वो और कर्ता कारक माना जाता है। दोस्तों जितने भी नाम है वो सब कर्ता के अंदर आते हैं, यानी कि व्यक्ति के और जितने भी नाम है दोस्तों वो सभी कर्ता होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। दोस्तों जो आज का हमारा
अंतिम प्रश्न है वो है अक्षरों के उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्थान होता है वही उनके उच्चारण स्थान को कहा जाता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने और अति महत्वपूर्ण और रीट एग्जाम के लिए प्रश्नों को डिस्कस किया। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों इस चैनल पर आपको रीट एग्जाम की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। दोस्तों इसके लिए मैं प्रतिदिन आपको और मॉडल टेस्ट पेपर करवाने वाला हूँ। वही दोस्तों आपको साइकोलॉजी की, राजस्थान जीके की और हिंदी की मैराथन वीडियो भी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके भरोसे को कभी भी नहीं तोड़ूंगा। तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जी शिक्षा पोर्टल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।